हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र सिंह राठौर अन अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विथ अन अकेडमी। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर, appeared for RS Mans in 2018. I have 2 year teaching experience as a GS faculty for civil services. Crack RPSC with India's largest learning platform. अभी एट प्रेजेंट टाइम पर अन अकेडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको बहुत सारे एजुकेटर्स अकेले आरपीएससी कैटेगरी में आपको अराउंड 200 जो एजुकेटर्स हैं वो मिल जाएंगे और जिनकी मदद से आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरएस हो या फिर एसीएफ हो या फिर रीट कांस्टेबल, जो भी एग्ज़ाम की कर रहे हो तो उनको आप क्रैक कर सकते हो। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। तो अन अकेडमी पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद में जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद में जो अन अकेडमी ऐप है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में जब आप यहाँ आपका गोल है वो आरपीएससी डिसाइड करोगे तो उसके बाद में जो गेट सब्सक्रिप्शन है वहाँ क्लिक करना है। ठीक है, तो फिर आपके सामने आरपीएससी सब्सक्रिप्शन का कुछ ऐसे इस टाइप से दिखाई देगा। तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ऑल एग्जाम्स के लिए है, राजस्थान स्पेसिफिक, चाहे वो आरपीएससी करवा रही हो या फिर आरएसएसएम भी करवा रही हो, उन सब एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अन अकेडमी है वो आपको 1 मंथ 3 6 12 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड कराती है। अगर आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो लें, तो आपकी फ़ी है 7,000 रुपये। ठीक, वहीं आप अगर मेरा प्रोमो कोड JSR लाइव यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपकी फ़ी हो जाएगी 6,300 रुपये। ठीक, इसी तरह आप अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ी है 8,400 रुपये और आप मेरा प्रोमो कोड JSR लाइव यूज करते हो तो आपका फ़ी हो जाएगा 7,560 रुपये। ठीक, और मुझे नहीं लगता इस एट प्रेजेंट टाइम पर ऑफलाइन क्लासेज में भी चल रही होंगी, और चल भी रही है ना तो इतनी कम फीस में आपको कोई भी 2 साल के लिए प्रिपरेशन नहीं करा रहा होगा एक ही प्लेटफॉर्म से। वहाँ ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि अगर आपने पटवार का बैच ज्वाइन किया तो पटवार की कर सकते हो। यहाँ आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने तो आप चाहे आरएस की करो, रीट की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एससीएफ, पटवार, कांस्टेबल, सारी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो अन अकेडमी है वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। डेली लाइव क्लासेज, तो जो डेली लाइव क्लासेज होती है उनमें एज ए क्लासरूम माहौल, जो ऑफलाइन क्लासेज होती है वैसा माहौल होता है। जैसे आप चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो, आंसर पोल्स है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो आपका एजुकेटर है वो आपका कोर्स है ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाएगा, जिससे क्या है कि आपका जो सिलेबस है उसमें से छोटा पॉइंट भी है ना वो मिस नहीं होगा। ठीक, और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट और क्विजेज। लाइव टेस्ट और क्विजेज के द्वारा आप क्या है कि आपने जो परफॉर्मेंस है उसकी जो प्रिपरेशन है उसको आप इवेलुएट कर सकते हो, और अगर आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो लाइव टेस्ट और क्विज के माध्यम से आपको वो चीज़ें पता चलेगी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप अन अकेडमी पे एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अन अकेडमी आपको जितने टाइम पीरियड के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिए है तब तक आपको रिकॉर्डेड और लाइव जो क्लासेज है वो आपके कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो कभी भी, चाहे वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी आप उनको देख सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 बार दे सकते हो, 3 बार देख सकते हो, और उस टाइम पे जो लाइव क्लासेज भी चल रही होगी ना उनको भी आप देख सकते हो। ठीक, तो आज की अपनी जो क्लास है ना वो स्टार्ट करते हैं। अपन बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग वगैरह के बारे में। ठीक, जैसे दुर्गों के बारे में बात करने से पहले अपन देख लेते हैं कि जैसे राजस्थान है, ठीक, अपन ने राजस्थान में जो राजवंश है उनके बारे में पढ़ लिया। सॉरी,
कि जो राजवंश है उनके बारे में पढ़ लिया। तो अगर राजा थे, ठीक है, राजवंश थे, अलग अलग राजवंश थे, तो वो राजाओं ने क्या अलग अलग दुर्ग भी बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के लिए, कि अगर दूसरा राजा है, एक राजा है, वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा, तो उसको अपनी प्रजा और खुद की परिवार वालों की रक्षा करने के लिए कोई तो सुरक्षित जगह चाहिए होगी ना। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों का निर्माण करवाता था। ठीक। और फिर क्या है कि जैसे राजस्थान है, सॉरी यही मैप बना लेते हैं अपन, जैसे ये इंडिया है, ठीक। ये इस तरफ वाला हो तो ऐसे ही बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ श्रीलंका आ गया आपका। तो ये जो अरब आक्रमणकारी थे, तुर्क आक्रमणकारी थे, सारे थे ना, यहाँ अपना राजस्थान है। तो यहाँ तो क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है, प्लस क्या आपकी सिंधु नदी वगैरह, ठीक है, उनकी सहायक नदियाँ पंजाब यहाँ से प्रवेश कर, यहाँ से निकलती है। तो या तो राजस्थान से आक्रमण करेंगे या फिर यहाँ गुजरात से। गुजरात में कच्छ का रण है, तो वहाँ वो पॉसिबल नहीं है। तो मेनली जो तुर्क आक्रमणकारी थे या फिर विदेशी आक्रमणकारी थे ना, उन्होंने राजस्थान को ही उचित समझा कि अपन भारतवर्ष में प्रवेश कहाँ से करेंगे, अपन ये राजस्थान की जो सीमा है इसी क्षेत्र से। तो राजस्थान का जो क्षेत्र था वो आक्रमण के लिए क्या था, उपयुक्त था। यहाँ की परिस्थितियां थी ना, वो उनको आक्रमण करने के लिए उपयुक्त बनाती थी। तो यहाँ के अब शासकों ने क्या समझा कि भाई अपने को दुर्ग बनाने चाहिए, किले बनाने चाहिए जो अभेद्य हो, मतलब उनको कोई भेद नहीं सके, ठीक है। तो उस हिसाब से इन दुर्गों का निर्माण करवाया गया। तो राजस्थान है, राजस्थान में प्राचीन युद्ध परंपरा और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण दुर्गों का विशेष महत्व रहा, ठीक। क्यों? क्योंकि प्राचीन, एक तो यहाँ के जो राजे रजवाड़े थे वो युद्ध परंपरा में क्या निपुण थे, मतलब युद्ध करते रहते थे ना छोटी छोटी बात पे। जैसे बीकानेर और नागौर के शासक के मध्य क्या हुआ था, आपका हुआ था ना मतीरे निराड़। तो बताते हैं मतीरे की वजह से युद्ध हो गया बीच में नागौर और बीकानेर के मध्य। एक्चुअली वो क्या था, सीमा विवाद था, ठीक है। तो मतीरे का राड़ तो बोल दिया इतिहासकारों ने, पर सीमा विवाद था। तो छोटी छोटी बातों पर ही युद्ध कर लेना, और प्लस ये आपके आक्रमणकारी अरब तुर्क, ये आक्रमणकारी भी क्या है इसी क्षेत्र से प्रवेश। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण भी क्या है कि दुर्गों की इम्पोर्टेंस है ना वो अधिक रही थी, ठीक। तो यहाँ के शासकों ने अपने शत्रुओं से प्राकृतिक सुरक्षा के साधनों के रूप में अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया, और प्राकृतिक सुरक्षा के लिए इन दुर्गों का निर्माण करवाया, ठीक। तो दुर्ग ऐसे बनाए कि कोई जैसे किसी क्षेत्र में पहाड़ी एरिया है तो वहाँ उस पहाड़ी क्षेत्र पे दुर्ग बना लिया। कोई नदी वगैरह प्रवाहित हो रही है तो उन नदियों के बीच में जैसे जगह हो, आइलैंड द्वीप या समूह टाइप से कुछ, तो वहाँ पे इन्होंने दुर्गों का निर्माण करवा लिया। कहीं कहीं पे जैसे चारों ओर खाइयाँ हैं तो उन खाइयों के बीच में दुर्ग बना लिया, कि ताकि कोई शत्रु है वो वहाँ पे आक्रमण नहीं कर सके, और आक्रमण कर भी देना तो उसका ही नुकसान हो, अपना नुकसान नहीं हो, ठीक। तो अब एक दो क्या कि नीतियां हैं, जैसे शुक्र नीति है या फिर चाणक्य नीति है। इन नीतियों के अनुसार है ना, जैसे शुक्र नीति है इसमें 9 दुर्गों के प्रकार बताएं कि इस प्रकार के 9 दुर्ग है ना वो अभेद्य है, ठीक। और ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सुरक्षा की दृष्टि से शुक्र नीति में कितने दुर्गों का निर्माण होना बताया है। तो आपका आंसर होना चाहिए डायरेक्ट ऑप्शन, देखो ही मत चारों, आपका ऑप्शन होना चाहिए 9। तो शुक्र नीति मतलब 9, ठीक। तो ऐसे ध्यान रख लेना, ग्रह होते हैं ना कितने होते हैं, पहले तो 9 थे, अब कितने हो गए 8, ठीक। तो उस हिसाब से आप देख लो कि भाई शुक्र नीति के अनुसार ग्रहों की स्थिति कितनी है, 9, ठीक। तो शुक्र नीति में दुर्गों को हाथ कहा गया, और पहला आपका किस प्रकार का दुर्ग होना चाहिए, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जैसे आपका रणथंबोर वाला दुर्ग है, ठीक, जो चारों ओर जिसका मार्ग है ना खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम बना हुआ हो।
तो वो इस प्रकार का दुर्ग है राजस्थान में, रणथंभौर दुर्ग। ये रणथंभौर दुर्ग के ऊपर खड़े होकर अपन चारों ओर देख सकते हैं, परंतु बाहर से कोई भी रणथंभौर दुर्ग के बारे में पता नहीं लगा सकता कि वहां दुर्ग है। तो एरण दुर्ग है, इसका मतलब क्या होता है? आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा दुर्ग एरण दुर्ग का उदाहरण है, तो वहां अगर आपको एरण दुर्ग के बारे में पता है कि एरण दुर्ग है वो किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे मान लो इस प्रकार का कोई दुर्ग है, ठीक है, तो इसके चारों ओर तो क्या है कि इन्होंने बड़े बड़ी खाइयां बना दी, बड़े बड़े कांटे पत्थर इनसे निर्मित वो पूरी खाई होती थी उस हिसाब से, तो इसका पता भी नहीं चलता था। तो निम्न में से एरण दुर्ग का उदाहरण कौन सा आपका? रणथंभौर दुर्ग आप बता सकते हो, ठीक। सेकंड दुर्ग है पारिक दुर्ग। एक तो है पारिक और एक है पारीद, तो ये ध्यान रखना। पारिक दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है कि पारिक दुर्ग के चारों ओर खाई होती थी, यानी खै यानी खाई, ठीक है। ये जो पारिक में खै है इसका मतलब आप देख लेना कि खाई, ठीक। तो खाई किस प्रकार के दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में, ठीक। तो ये अवैध दुर्ग रहा है ना, जो अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक, इसने 1804-5 के लगभग 5 बार आक्रमण किया था भरतपुर दुर्ग पर, परंतु वो जीत नहीं पाया। तो इसके बाद में भरतपुर दुर्ग है उसका नाम क्या रख दिया? लोहागढ़ दुर्ग, ठीक। तो एरण दुर्ग है कि जिसके मार्ग में खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, ये तो दुर्ग है आपका रणथंभौर दुर्ग। पारिक दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई हो, तो ये आपका दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग, ठीक। नेक्स्ट जो 3 नंबर का दुर्ग है पारीद दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची, ठीक, और चौड़ी दीवारों युक्त परकोटा हो, कि मतलब इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें बना दी उस दुर्ग के चारों ओर कि जहां से जिसको कोई बारूद वगैरह से तोड़ भी नहीं सके। और यहाँ इन पे क्या है कि घोड़े वगैरह, वो भी 1-2 घोड़े वगैरह भी जा सके, जो चारों ओर देख सके कि हाँ सुरक्षित है अपना दुर्ग, ठीक। तो पारीद दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची और चौड़ी दीवारों युक्त परकोटा हो, वो आपका है पारीद दुर्ग। और इसके आपके एग्जाम्पल्स है माधो राजपुरा गढ़, चौमुखा गढ़ और चित्तौड़गढ़ गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ गढ़ वाला आपको पता ही है कि जिसके चारों ओर दीवारों युक्त परकोटा था, ऊंची ऊंची चौड़ी चौड़ी दीवारों युक्त परकोटा। तो इन तीनों में मुझे लगता कोई डाउट है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं धानवन दुर्ग। नेक्स्ट कौन सा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। तो धानवन से आपको पता चल जाना चाहिए कि रेगिस्तान वाला, कि चारों ओर रेत के टीले और मरुस्थल हो, कि जिस दुर्ग के चारों ओर बड़े बड़े रेत के टीले हो और मरुस्थल हो और वहां कोई आक्रमण करने की सोच ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में वैसे ही जाएगा तो मिट्टी में धस धस के वैसे ही वो परेशान हो जाएगा, वहां ना पानी होगा पीने के लिए, ना दूर दूर तक कोई गांव वगैरह होंगे, तो वो वैसे ही बेचारा मर जाएगा, पानी वानी उसको सारी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तो ये तो धानवन दुर्ग है, ये भी सुरक्षा की दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो धानवन दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और मरुस्थल हो, उसको धानवन दुर्ग कहा गया। तो ऑप्शन है आपके बीकानेर, बीकानेर में ना जूनागढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, जैसलमेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, जैसलमेर में है ना सोनारगढ़, नागौर दुर्ग, पोखरण दुर्ग, बाड़मेर दुर्ग, चूरू दुर्ग, ये सारे क्या है कि रेगिस्तानी एरिया में बने हुए हैं। तो इनको आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो कि निम्न में से कौन सा धानवन दुर्ग का उदाहरण है। और ये सारे रेगिस्तानी है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ क्षेत्र है, जैसलमेर है, नागौर है, पोखरण है, बाड़मेर है, चूरू है। तो इनको आप, मुझे लगता है इनमें कोई दिक्कत होगी धानवन दुर्ग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वन दुर्ग। कि वन दुर्ग नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर वन वन ही वन हो और वो वन से घिरा हो। तो ऐसा दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरा हो उसको वन दुर्ग कहते हैं। जैसे आपके उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, ठीक। तो रणथंभौर दुर्ग है वो बोलते हैं ना इसको, बख्तरबंद दुर्ग भी बोलते हैं इसको, कि चारों ओर ये क्या है कि खाइयों और पेड़ पौधों से वनों से ये घिरा हुआ है।
तो इसको क्या बोला गया है, बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी नेक्स्ट टाइप है दुर्ग का, वो है आपका जल दुर्ग। ठीक, तो जल दुर्ग, इससे भी नाम से पता चल गया होगा कि चारों ओर जल राशि हो, मतलब बीच में दुर्ग हो और इस तरफ भी नदी प्रवाहित हो रही है, इस तरफ भी नदी प्रवाहित हो रही है और बीच में ये स्थित है, यहाँ दोनों आके ये नदियाँ मिल गई। ठीक, तो यहाँ ये बीच में दुर्ग है वो स्थित हो गया। तो यहाँ बीच में दुर्ग बना लिया, जैसे गागरोन दुर्ग, जैसे झालावाड़ वाला दुर्ग है, भैंसरोड वाला दुर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दुर्ग है ना, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो इस प्रकार के दुर्ग है ना, उनके चारों ओर जलराशि स्थित होती थी, मतलब चारों ओर इनके नदियां प्रवाहित हो रही है और बीच में दुर्ग स्थित है। ठीक, तो ये तीनों है नामों से पता चल रहा है, धानवन यानी धूल मिट्टी, वन दुर्ग यानी पेड़ पौधा वनों से घिरा हुआ, जल दुर्ग यानी कि जल राशि है ना, उस दुर्ग के चारों ओर जल नदियां प्रवाहित हो रही थी, ऐसे ध्यान रख लेना। या फिर जल राशि के मध्य में स्थित होता था यह दुर्ग, जैसे गागरोन है। ठीक है, जैसे आहू कालीसिंध के बीच में स्थित है ना गागरोन, भैंसरोड दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो गंभीरी और बेड़च नदियों के मध्य स्थित है। तो ये सारे नदियों के संगम स्थान पर स्थित होते थे, जिसकी नदियों से अगर कोई सेना आ रही है तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। वन दुर्ग है, तो वन में कोई सेना जा रही है, उसको वैसे नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ कोई दुर्ग वुर्ग स्थित भी है क्या। तो ये रणथंभौर वाला दुर्ग है, वो बहुत सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग था ये। नेक्स्ट है गिरि दुर्ग। जैसे अपन शुक्र नीति में 9 दुर्ग बताया ना, तो 9 दुर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट है आपका गिरि दुर्ग। ठीक, तो गिरि यानी क्या होता है, पहाड़। तो कोई एकांत में पहाड़ी पर स्थित हो दुर्ग हो ना, उसको गिरि दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, जैसे आपका जोधपुर वाला मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया, आमेर का दुर्ग हो गया, तिमन दुर्ग हो गया बयाना में, तारागढ़ दुर्ग हो गया, खंडार दुर्ग हो गया, ये सारे दुर्ग है वो गिरि दुर्ग के उदाहरण है। ठीक, तो गिरि दुर्ग यानी पहाड़, तो किसी एकांत में पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है वो गिरि दुर्ग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग। जो व्यू रचना में वीरों से अभेद्य दुर्ग हो, जो व्यू रचना में वीरों से अभेद्य दुर्ग हो, और इस जो सैन्य दुर्ग है ना, इसको सब दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो सैन्य दुर्ग जो व्यू रचना में वीरों से अभेद्य हो, जो जितने वीर वगैरह वीर शासक और सैनिक है, तो इनसे क्या है, इस दुर्ग को अभेद्य माना गया है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में से एक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सहाय दुर्ग। तो सहाय दुर्ग क्या होगा कि वह दुर्ग जो सदा भाई बंधुओं से युक्त हो, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए, जैसे राजा तो है ही, राजा के साथ साथ उसके भाई बंधु सारे एक साथ ही रहते थे उसकी सहायता करने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये सहायक दुर्ग हो गया। तो पहला है आपका एरण दुर्ग, फिर आपका है पारीक दुर्ग, फिर आपका है पारीद है, एक तो है पारीक है और एक है पारीद दुर्ग। ठीक है, फिर आपका है एक धानवन दुर्ग, फिर है आपका वन दुर्ग, फिर है आपका जल दुर्ग। ठीक, फिर है आपका गिरि दुर्ग, फिर सैन्य और एक सहाय। तो शुक्र नीति में इस प्रकार के 9 दुर्गों के बारे में बताया गया है, और ये 9 दुर्गों के बताया गया कि ये 9 दुर्ग है ना, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग थे। ठीक, तो ये दुर्ग समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक, तो और फिर अब ये तो थे शुक्र नीति के अनुसार। अब अपन बात करते हैं चाणक्य नीति के अनुसार। तो चाणक्य था ना कौटिल्य, जो किसका, चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने बनाया था। ठीक, नंद वंश के शासक, अंतिम शासक थे घनानंद। तो घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने गुप्त वंश की स्थापना करी थी ना, सॉरी मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो ये आपका चाणक्य वही है कि चाणक्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए। तो चाणक्य के अनुसार दुर्गों के क्या है, कितने प्रकार है, 4। कौन कौन से, एक तो है औदक दुर्ग, दूसरा है आपका गिरि दुर्ग, तीसरा आपका धानवन दुर्ग और चौथा आपका वन दुर्ग।
तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओदक दुर्ग, ये ओदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। तो ओदक दुर्ग है ये जल दुर्ग का भी उदाहरण है, और जल दुर्ग के उदाहरण आपको पता ही है कौन कौन से, गागरोन हो गया, ठीक, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया। तो दो एग्जाम्पल है वो बहुत है, ठीक है, तो गागरोन और चित्तौड़गढ़। फिर आपके सामने है गिरी दुर्ग। तो गिरी दुर्ग है मतलब एकांत में कोई पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो ये आपका हो गया मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ हो सकता है, आमेर का दुर्ग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे दुर्ग हो गए गिरी दुर्ग। धानवन दुर्ग यानी मिट्टी के टीले हो चारों ओर या फिर मरुस्थल में स्थित हो, उसको धानवन दुर्ग कहा जाता था। जैसे आपका जैसलमेर वाला दुर्ग हो गया, चूरू का किला हो गया, ठीक, बाड़मेर में हो गया, ठीक। तो ये सारे धानवन दुर्ग है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो दुर्ग है चाणक्य नीति के अनुसार वो है आपका वन दुर्ग, ठीक। तो वन दुर्ग यानी चारों ओर वनों से घिरा हुआ दुर्ग हो, जैसे आपका रणथंभौर दुर्ग हो गया, ठीक, और आपका सिवाना दुर्ग हो गया। तो ये सारे वनों से घिरे हुए दुर्ग। तो चाणक्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। एक तो ओदक दुर्ग या फिर जल दुर्ग, दूसरा है गिरी दुर्ग, थर्ड है धानवन दुर्ग, चौथा है वन दुर्ग, ठीक। तो यहाँ इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का अपना जो फर्स्ट दुर्ग है ना उसके बारे में बात करेंगे, और ये है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? अब दुर्गों से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जैसे आरएस में भी, प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। तो जैसे आपसे पूछ लिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आरएस में आया है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तो आपको क्या करना है, सीधा सा कुछ नहीं करना, पहले तो एक राजस्थान का मैप बना देना और मैप में उस लोकेशन बता देना, ठीक। फिर ये कहाँ, मैप के द्वारा पता चल गया राजस्थान में कहाँ स्थित है। फिर ये किस प्रकार का दुर्ग है, कोई नदी वदी है क्या वहाँ पे, तो इसकी कोई खास बात है, स्पेशलिटी है, वो बता देना, ठीक। फिर इसका निर्माता बता देना, ठीक। फिर यहाँ पे कोई साक्य वगैरह, युद्ध वगैरह हुए इस दुर्ग में, तो वो बता देना। तो इस तरह से अगर आपने 4 पॉइंट बता दिए ना, 4 पॉइंट बना के, तो मुझे लगता है आपको 2 में से 2 देगा ही वो, एक आधा नंबर भी यहाँ कम नहीं होगा आपका, ठीक। और बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, दुर्गों में कोई आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक। तो मुझे लगता है कि जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये कहाँ स्थित है सबको पता है नाम से ही। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदियां है ना, इनके संगम पर स्थित है, ठीक। तो आपसे पूछ ले कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव जैसे आरएस प्री में पूछ लिया आपसे कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग का नाम बताइए, तो आपके ऑप्शंस होंगे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, भैंसरोडगढ़, अलग अलग आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जैसे चित्तौड़गढ़, मैं तो क्या है कि इन चीज़ों को इस तरह याद रखता हूँ, तो आप रखो नहीं रखो उस आपकी मर्जी। तो जैसे ये चित्तौड़गढ़ में है, ये चारों में गढ़ आएगा, पर चित्तौड़गढ़ है ना, इसमें ये गैस है तो गंभीरी, और ड है इससे ये बेड़च, या इस तरह से याद रखता हूँ मैं तो, या फिर ये जो ड है इससे ये डच। तो चित्तौड़गढ़ है तो यहाँ से तो गैस है गंभीरी और ये बेड़च, ठीक। तो इस प्रकार से याद रख लेना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। जैसे क्या है कि ये बेड़च नदी है ना, उधर इस प्रकार से प्रवाहित होती जाती है, फिर यहाँ से क्या है कि एक आपकी गंभीरी नदी आती है, और इनके संगम पर ये चित्तौड़गढ़ भी स्थित है, और यहीं ये दुर्ग भी स्थित यही है, ठीक। इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने करवाया था। आपको चित्रांग मौर्य भी मिल जाएगा, और एक ऑप्शन मिल जाएगा चित्रांगद मौर्य। तो ये ध्यान रखना कि चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक। अब आपसे ये पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी आकृति है वो किस प्रकार की,
तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। ठीक, तो ये व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है और ये किस पर्वत पर बना हुआ है? चित्रकूट पर्वत पर बना हुआ है। तो चित्रकूट यानी चित्तौड़ यानी चित्रकूट और चित्रांग यानी तो ये सारे नाम के एक दूसरे से मिलते जुलते नाम हैं। आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना एक दूसरे से कोरिलेट करके, तो आप बता दोगे कि हाँ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहा है। बाकी इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान का गौरव है और गढ़ों का सिरमौर है। मतलब गढ़ों में सबसे बड़ा यही दुर्ग है, बाकी तो सारे क्या है ऐसे ही छोटे मोटे गढ़ ही हैं। तो इसके लिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कि गढ़ तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी तो सारे ऐसे ही है, टाइम पास करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि किस दुर्ग के बारे में ये बताया गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट समझ गए होंगे कि भाई दुर्ग के अंदर रहने वाले। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि चित्तौड़गढ़ है ना, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सारी खास बातें हैं कि ये इन नदियों के संगम पर स्थित है, इसका निर्माण इसने करवाया, इस पहाड़ी पर स्थित है, इसकी आकृति है वो ऐसी है, इसके बारे में कहावत बनी हुई है और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और यहाँ आगे जो आने वाली चीज है, इस दुर्ग में सर्वाधिक 3 साके हुए हैं। 3 साके, साका मतलब आप समझिए केसरिया और जौहर दोनों हो जाए तो वो साका होता है। 1303 में आपको पता ही है रावल रतन सिंह के और अलाउद्दीन के समय युद्ध होता है उसमें। 1535 में जब यहाँ की रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, ठीक है, अपने धर्म भाई बनाती है, और जो गुजरात का शासक है वो बहादुर शाह इस दुर्ग पे आक्रमण करता है। ठीक, तो यहाँ क्या होता है? साका होता है। और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर गुजरात के शासक बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है। 1567-68 में आपको पता ही है उदय सिंह शासक थे। उस समय अकबर ने क्या किया, यहाँ आक्रमण किया था। तो उदय सिंह यहाँ से चले गए। जयमल पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका संपन्न होता है। ठीक, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहाँ सर्वाधिक 3 साके संपन्न हुए थे। और 3 साकों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख ले, ध्यान रखना। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी जो मेवाड़ से रिलेटेड क्लास है वहाँ पे इन तीनों साकों के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक, इस दुर्ग के अंदर अब क्या है कि जैसे दुर्ग के बारे में अपन बहुत सारी बातें कर ली, तो इस दुर्ग के अंदर कोई मंदिर महल इस तरह से भी बने हुए हैं क्या, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख महल है ना, उनमें रानी पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। ठीक, विजय स्तंभ आपको पता ही है कि कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, 9 मंजिला इमारत है। ठीक, यहीं पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लिखी हुई है, कीर्ति स्तंभ भी है। मीराबाई का मंदिर भी यही स्थित है। सतबीस देवरी का मंदिर भी यही स्थित है। श्रृंगार चौरी मंदिर भी यही स्थित है। कालिका माता मंदिर है वो भी यही स्थित है। और संत रैदास की छतरी भी यहाँ स्थित है। संत रैदास है वो मीरा के गुरु थे। ठीक, तो संत रैदास की छतरी पूछ ले आपसे तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जैसे कि ये पिछले RS प्री के एग्जाम में आया था कि सतबीस देबारी का मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये जैन मंदिर है। ठीक, सतबीस देबारी वाला मंदिर है वो जैन मंदिर है। ठीक, तो दुर्ग के प्रमुख महलों में रानी पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, मीराबाई का मंदिर, सतबीस देवरी का मंदिर, श्रृंगार चमरी, कालिका माता मंदिर, संत रैदास की छतरी। और जो रैदास है वो आपको पता ही है मीरा के गुरु थे। ठीक, पानी पी लूं एक बार। नेक्स्ट दुर्ग के बारे में बात करते हैं अपन, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक,
भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो लोकेशन ध्यान रखना है इसकी। और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना वो चंबल और बामणी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना कि भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो आपको बता दिया था मैंने कि चित्तौड़गढ़, तो यहाँ गए से गंभीरी हो गया और ये बेड़च हो गया। ठीक, अब भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में कैसे याद रखोगे? जैसे भैंसरोडगढ़ है, ये बी से तो बामणी याद रख लेना। ठीक, और फिर ये ध्यान रख लेना कि इस 2 बार भी आता है यहाँ पे चंबल। ठीक, तो बामणी और चंबल नदियों के मध्य आपको लिंक करना है, कैसे भी करो जी। ठीक, तो चंबल नदी है वो कहाँ, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़ ऊपरमाल से, चित्तौड़गढ़ से तो प्रवेश करती है ना। तो ये चंबल तो वैसे भी आप बता दोगे कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चंबल में स्थित, सॉरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो यहाँ तो चंबल तो ऑब्वियसली होना ही है। और फिर बाद में चंबल की एक सहायक नदी है बामणी नदी, तो उस बामणी नदी, चंबल और बामणी नदियों के किनारे ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भैंसा सिंह नामक व्यापारी और रोडा चारण ने करवाया था। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान का वेल्लोर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? वो आपके चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है, कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, निर्माण किसने करवाया, ठीक, और इसे क्या कहते हैं, इसका उपनाम भी है क्या कोई? तो राजस्थान का वेल्लोर। ठीक, नेक्स्ट जो दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक, तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? आप ऐसे मत करिए ना उदयपुर उदयपुर चित्तौड़गढ़, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है आपका? राजसमंद। अब ये कुंभल कुंभल नाम है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा ना आपको कि भाई इसका निर्माण भी किसने करवाया होगा? कुंभा ने। ठीक, जो मेवाड़ के शासक हुए थे। अब आपको पता होगा कि वीर विनोद, उसके जो रचयिता है श्यामल दास, वो बोलते हैं कि जो 84 है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। ठीक, तो वीर विनोद में श्यामल दास ने कहा है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, जैसे अभी ये बताओ, देखिए भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है? कि जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, अभी मैंने बताया था शुक्र नीति और चाणक्य नीति, उन नीतियों के अनुसार ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है? बताओ। देखिए ये है ना जल दुर्ग है, क्यों? क्योंकि जो नदियां प्रवाहित हो रही है, जैसे चंबल और बामणी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, और आपकी ये गंभीरी और बेडच है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, तो इस हिसाब से एरण दुर्ग है। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है आपका? राजसमंद में। ठीक, और कुंभा ने 1458 ईस्वी में कुंभलगढ़ जो जगह है वहां पे जरगा पहाड़ियां है ना, जैसे सबसे ऊंची अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, फिर दिलवाड़ा, तो इस प्रकार से ये थोड़ा ध्यान रखना। गुरु शिखर सॉरी कि गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, ये सारी पहाड़ियां हैं। ठीक, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उनका क्रम है ये। तो जो कुंभलगढ़ में है जरगा पहाड़ियां, वहां पर कुंभा ने 1458 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया, और इसकी शिल्पी कौन था? मंडन। क्योंकि मंडन है ना वो जो दुर्ग वगैरह थे उनमें एकदम स्पेशलिस्ट था कि हाँ किस प्रकार के दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, और किस प्रकार के दुर्ग है वो अपने को बनवाने चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा दुर्ग है वो महत्वपूर्ण दुर्ग है। ठीक, तो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कुंभा ने 1458, और आपको पता ही होगा कि 1457 में कुंभा ने कौन सी संधि करी थी? चंपानेर, सॉरी कुंभा ने नहीं करी थी, मेवाड़ के विरुद्ध एक चंपानेर की संधि करते हैं मालवा और गुजरात के शासक, तो उसके जस्ट बाद में हुई, तो उस हिसाब से भी आप लिंक करके ध्यान रख सकते हो कि 1458 है, उसमें कुंभलगढ़ में जरगा की पहाड़ियों पर कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, और इसका शिल्पी कौन था? मंडन। जैसे कुंभा है उसके दरबारी विद्वान थे ना, मंडन, नाथार,
ये सारे। तो इसका निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया। कुंभा तो राजा थे ही, अपनी पत्नी का नाम भी इनकी क्या था, कुंभल देवी। मैचिंग मैचिंग, हाँ, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ का भी नाम नवजोत कौर सिद्धू है ना, उस हिसाब से तो सारा सब कुछ मैचिंग मैचिंग था। ठीक है, तो इसका निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया। इस दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। बताते हैं कि जैसे चाइना की जो दीवार है ना, उसके बाद में ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार ही सबसे लंबी दीवार है। ठीक, ऊपर से दिख जाती होगी, सैटेलाइट से इमेज भी आ जाती है इस कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक, तो विश्व की सबसे बड़ी दूसरी दीवार कौन सी है, ये आपकी यही है। क्यों? वैसे जर्मनी के बीच में भी थी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी थे, उनके बीच में भी दीवार खींची गई थी, पर वो बाद में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उस समय उनको तोड़ दिया गया। तो ये दीवार कुंभलगढ़ की दीवार है, इसकी लंबाई ध्यान रखना। कर्नल टोड ने इस दुर्ग को कहा है एस्ट्रोकन। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान का एस्ट्रोकन किस दुर्ग को कहा गया है, वो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग को। ठीक, और ये दुर्ग है ना मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसके कारण इसे मेवाड़ की आंख भी कहा गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कुंभलगढ़ दुर्ग तो है ही, इसके मध्य में एक कटारगढ़ जगह भी है। ठीक, तो कटारगढ़ क्या है कि दुर्ग के बीच से एक लंबी ऊपर ऊंचाई पर स्थित एक जगह है जहाँ कुंभा है ना खुद निवास करता था, एक कुंभा का निवास स्थान था, और इस कटारगढ़ को ही मेवाड़ की आंख कहा गया है। तो ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछ ले कि मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है, आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक, एस्ट्रोकन कुंभलगढ़ दुर्ग निर्माण कुंभा ने कौन सी पहाड़ियों पर, जरगा की पहाड़ियों पर। इसका शिल्पी कौन था, मंडन था। ठीक, कुंभा ने दुर्ग के अंदर एक और अपनी जैसे कटारगढ़ का निर्माण करवाया था, जो कुंभा का क्या था, निवास स्थान था। और कुंभलगढ़ में ही आपके उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, और प्रताप का जन्म भी 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपसे पूछ ले कि उदय सिंह है उसका राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था। तो प्रथम राज्याभिषेक है इनका हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग। और प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, गोगुंदा में, और फिर बाद में हुआ था इनका कुंभलगढ़ में। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि प्रताप का पहले तो हुआ गोगुंदा में, और बाद में दूसरा सबकी सर्व अनुमति से या फिर सबकी देख रेख में कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। ठीक, 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका जो दुर्ग है वो है रणथंभौर दुर्ग। ठीक, रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। ऐसा बताते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहान शासकों के द्वारा किया गया था, और चौहान शासक था एक रणथंभन देव, उसके नाम पर ही इस रणथंभौर दुर्ग का नामकरण किया गया है। तो रणथंभन देव नामक चौहान शासक के द्वारा रणथंभौर दुर्ग की स्थापना की गई थी, और ये रणथंभौर दुर्ग है, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो दुर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए 2 नंबर का, तो पहले लोकेशन बता दो, उसका निर्माता बता दो, कोई और कुछ उसकी स्पेशलिटी है तो वो बता दो, और उसके अंदर कोई और महल वगैरह मंदिर जो भी चीज़ स्थित है तो वो आप उसके अंदर बता सकते हो। सारी चीज़ क्या एक सिस्टमेटिक होगी ना, डिवाइडेड, तो एग्जामिनर का मन ही नहीं करेगा कि आपके जो नंबर है ना वो काटे, और आपको पूरे 2 में से 2 नंबर दे देगा, और आप कई लोगों से आगे हो जाओगे इस चीज़ में। यहाँ तो मेंस में तो आधा आधा नंबर, एक एक नंबर, 2 2 नंबर से रैंक चली जाती है। ठीक, तो जो रणथंभौर दुर्ग है उसका कहाँ स्थित है, वो सवाई माधोपुर में। इसका निर्माता कौन था, रणथंभन देव। तो बताते हैं कि ऐसे इसका निर्माण है 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक, और अब्बुल फजल इस दुर्ग के बारे में एक चीज बोलता है भाई, कि अन्य दुर्ग तो क्या है कि सब नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। मतलब सारा दुर्ग तो क्या है कि कपड़े नहीं पहन रखे किसी दुर्गों ने, बाकी इस दुर्ग ने पहन रखे हैं। कैसे कि इस दुर्ग के चारों ओर क्या है,
पहाड़ी वन स्थित है चारों ओर, जैसे खाई, कांटे, पत्थरों से निर्मित रास्ते हैं, और चारों ओर क्या है कि वन ही वन है, मतलब पेड़ों से ढका होने के कारण इसको ऐसे कहा गया है। कि अन्य दुर्ग तो सब क्या है, नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक चीज और बताना भूल गया कि जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताया गया है कि अगर नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ इसकी तरफ देखे ना मुंह करके, तो उसकी क्या है, पगड़ी गिर जाएगी, परंतु वो जब तक वो ऊपर देखेगा, तो अगर सर पे पगड़ी पहन रखी है तो नीचे से ऊपर तक इस प्रकार देखोगे आप, तो आपके जो सर के पीछे की तरफ चला जाएगा और आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ठीक, तो रणथंभौर दुर्ग है, इसके बारे में अबुल फजल ने बोला है कि अन्य दुर्ग तो सब नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें स्थित है, जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ठीक है, अपन शादी विवाह करते हैं, कोई भी अगर मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अपन गणेश जी की पूजा करते हैं ना, कार्ड वगैरह भेजते हैं। तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है ना त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसमें क्या है कि जो गणेश जी की मूर्ति है ना, उसमें 3 नेत्र हैं। जैसे शिव जी के बताया गया है ना 3 नेत्र, इस प्रकार से 1 नेत्र और बताया गया है इनके, त्रिनेत्र। ठीक, यहाँ पे जोरा बोरा, बादल महल, जोगी महल और पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो ये जो दरगाह है ना, इसका ध्यान रखना कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है। आगे और भी आएगी, जैसे मीठा शाह, मियाँ मीर, तो उनकी भी बात करेंगे, उनको भी बताऊंगा कहाँ कहाँ स्थित है वो सारी चीजें। पर ये ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग है ना, उसमें कौन सी दरगाह स्थित है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, आपकी रणथंभौर दुर्ग में। ठीक, तो यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जोरा बोरा है, बादल महल है, जोगी महल है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। और जो रणथंभौर का किला है, ये हट्टी हमीर के लिए प्रसिद्ध है। उसके लिए कहावत भी है ना, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो वो क्या है, एक हट्टी शासक था, अपने अगर उसने एक बार बोल दिया चीज तो वो बोल ही थी, बाकी वो उस बात से पीछे नहीं हटने वाला। तो उसके लिए हमीर को हट्टी कहा गया। और ये रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ पर 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। ठीक, तो राजस्थान का प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी और हमीर हट के मध्य हुआ था, हमीरदेव चौहान के मध्य। ठीक, और यहाँ से रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ से जल जौहर का भी प्रमाण प्राप्त होता है। ये जो हट्टी हमीर है, इसकी पुत्री थी देवलदे या पद्मा, वो पद्मा तालाब में कूदकर अपनी जौहर से एक दिन पहले अपना जान दे देती है। ठीक, तो ये जो 1301 का ईस्वी का साका है, वो राजस्थान का प्रथम साका है। ठीक, और किन किन के मध्य, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक, तो ये गिरी और वन दोनों दुर्गों की विशेषता भी रखता है ये दुर्ग। क्यों, गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों दुर्गों की विशेषता रखता है। तो ध्यान रखना ये थोड़ा बहुत इसके बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अजमेर के तारागढ़ के बारे में। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। तो अजमेर जो तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया था। अजय राज का शासनकाल चौहानों का निर्माण काल कहलाता है, आपको पता ही है। तो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया, और इसे अजय मेरो दुर्ग गढ़ बीटली, क्यों, क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। तो पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, अजमेर दुर्ग को। ठीक, जिब्राल्टर एक जल संधि है ना, जो किसको किसको अलग करती है, यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को। सॉरी। तो ये गढ़ बीटली क्यों कहा जाता है, बीटली पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ एक बीटली पहाड़ी है, तो उस पर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको
गढ़ तो अपन बोलते ही हैं दुर्ग को, तो गढ़ बीटली, तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, जो तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं, जैसे अजय राज ने तो निर्माण करवाया था अजमेर दुर्ग का, उस इसलिए अजय मेरू नाम दुर्ग पड़ गया। बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बीटली कहा जाता है। सांगा के भाई थे पृथ्वीराज, ठीक है तो उन्होंने इस दुर्ग का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, मतलब मरम्मत वगैरह करवाई थी। तो इन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण कर दिया तारागढ़ दुर्ग, और इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता। तो ये ध्यान रखना, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। ठीक, इस दुर्ग में मीरा साहब की दरगाह स्थित है। तो आपसे पूछ ले मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तो वो आपके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। और यहीं पर घोड़े की मजार भी स्थित है। जो मीरा साहब थे ना, इनके घोड़ा भी था, तो घोड़े की मजार भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रख लेना। जैसे अभी अपन ने लास्ट जो फोर्ट पढ़ा, दुर्ग पढ़ा था, उसमें देखा था पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह तो है कहाँ, रणथंभौर। और मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, आपके तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, अजमेर में। ठीक, तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना, वो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता जाऊंगा। और इसके बाद मतलब जिससे क्या है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी आपको कोई भी, आराम आराम से चीज़ें क्लियर करेंगे ना, तो आपको आराम आराम से चीज़ें भी वो क्या है कि याद रहेगी बहुत लंबे टाइम तक। और अगर जल्दबाजी करोगे ना, तो एक भी चीज़ याद नहीं होगी और सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, फुर हो जाएगी, दिमाग से मिस हो जाएगी। ठीक, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के अनुसार ये भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। तो ये ध्यान रखना कि हरविलास शारदा ने इसको भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है। गिरी दुर्ग यानी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, यानी एकांत में स्थित दुर्ग। और ये अजय राज है, इसने अजय मेरू दुर्ग ना, उसके आसपास ही अजमेर नगर की स्थापना भी करवाई थी। ठीक, नेक्स्ट अपना दुर्ग है वो है अजमेर बूंदी का दुर्ग। जो बूंदी का दुर्ग है इसको भी तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, तारागढ़ दो जगह है, एक तो अजमेर में है, एक बूंदी में। ठीक, तो यहाँ के शासक हुए थे, बूंदी है, बूंदी पे किसका शासन हुआ था, हाड़ा चौहानों का, सॉरी हाड़ा चौहानों का शासन रहा था बूंदी पर। ठीक, तो यहाँ के शासक हुए थे राव बर सिंह। उन्होंने 1354 ईस्वी में बूंदी के किले का निर्माण करवाया और जिसका नाम क्या रखा, तारागढ़ दुर्ग नाम। तो इसका निर्माता कौन हुआ, बूंदी का शासक राव वर सिंह भी आपको मिल जाएगा और राव बर सिंह भी मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखना थोड़ा कि राव बर सिंह। ठीक, इसके द्वारा 1354 ईस्वी में बूंदी के किले का निर्माण करवाया गया। ठीक, इस दुर्ग में चित्रशाला, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, फूल महल ये सब स्थित है। तो बूंदी के किले में चित्रशाला, रंग महल, ठीक, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, फूल महल ये सब स्थित है। ठीक, इस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप स्थित है। यहाँ इस दुर्ग में क्या है कि एक भीम बुर्ज का निर्माण करवाया गया था कालांतर में। ठीक है, जैसे बुर्ज, भीम बुर्ज का निर्माण करवाया गया था लंबी सी, और इस पे रखी गई थी गर्भ गुंजन तोप। ठीक, तो गर्भ गुंजन तोप नाम क्यों पड़ा कि एक बार क्या है कि इस जो तोप है ना, इसका प्रयोग में लिया गया था। तो इस तोप के प्रयोग से जितने भी उस एरिया के आसपास में जितने भी कोई गर्भवती थे ना, चाहे पशु पक्षी हो, औरतें हो, जो भी XYZ, उन सब के क्या कि गर्भपात हो गया था। तो उसकी वजह से इसका नामकरण हो गया गर्भ गुंजन तोप। तो आपसे पूछ ले, गर्भ गुंजन तोप है वो कहाँ स्थित है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में। तथा यहाँ एक तोप और है, वो उसका नाम है महाबल्ला। ठीक है, महाबल्ला, जैसे बाहुबली में ना बल्लाल देव, तो उसी प्रकार महाबल्ला तोप भी यहाँ स्थित है। और कर्नल टोड ने बूंदी के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ बताया। इसने बोला है कि जो बूंदी का दुर्ग है ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक। तो अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो तो जो अनअकैडमी का चैनल है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मेरा प्रोमो कोड है SPJSR, इसका यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, जिससे जो भी एजुकेटर है RPS जो ये राजस्थान एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करवा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।